दोस्तों, तो कैसे आप सब। आज से हम लोग करने वाले हैं सैंपल पेपर थर्ड सेक्शन सी, इसका करेंगे। ये सैंपल पेपर इशूड सीबीएसई का है। आज खुलेगा इसका धागा। सेक्शन सी में होते हैं सारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो कंप्यूटर महोदय लाया बच्चों की स्क्रीन पे ये क्वेश्चन 26 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो DEF मिड पॉइंट, इस क्वेश्चन का इतिहास क्या है पहले कि अगर ABC 3 अगर पॉइंट है एक ट्रायंगल में, उसमें अगर DEF मिड पॉइंट है, ये बना कैसे होगा। ये मीडियन के जब मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तीनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट, इसको सेंटर्ड बोलते हैं। जब ये सारे मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया जाएगा तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसका इतिहास क्वेश्चन का क्या है कि ये जो तीनों ट्रायंगल ये ऐसे बन जाएगा तो ये सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर भी हो जाएंगे और एक 1/4 हिस्सा होगा पूरे का। तो ये चीज़ बनता है। तो उसने क्या पूछा पहले FBD, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जैसे बोलता है वैसे करते हैं। कह रहा है एक ABC एक ट्रायंगल है। ये मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा इंट्रो पार्ट बताया था अगर 1 मार्क्स में आए तो। पहले इसका एरिया वाला क्वेश्चन बहुत पूछता था जब 6.4 तक एक्सरसाइज होती थी। DEF मिड पॉइंट, D पॉइंट है BC का, D पॉइंट है बेटा BC का। कौन सा पॉइंट है, D पॉइंट है। क्लियर। तो पहले हम लोग लिखेंगे D पॉइंट है BC साइड का, तो ये हो गया D पॉइंट। ठीक है। E पॉइंट किसका है, CA का। E पॉइंट किसका है, CA का। उसके बाद AB का क्या पॉइंट है, F। AB का क्या पॉइंट है, F। तो ये सारे पॉइंटों को हम लोग क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ बेटा। हमें टू प्रूफ क्या करना है, FBD को सिमिलर करके दिखाना है। FBD को सिमिलर करके दिखाना है किसके, DEF के। DEF। दूसरी चीज DEF को सिमिलर करके दिखाना बेटा, DEF को सिमिलर करके दिखाना है ABC के। क्लियर। तो ये चीज़ को हम लोगों को करना है। तो इसको क्वेश्चन को उठाते हैं ऊपर की तरफ और ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन। ठीक है, एक तरह से ये चीज़ सॉल्व करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, ये सारे मिड पॉइंट है। F, E एंड D आर मिड पॉइंट। तो आपने पिछली क्लास में एक चीज़ पढ़ के आए हो कि अगर ऐसे ये मिड पॉइंट है D, E एंड F आर मिड पॉइंट, तो ये लाइन क्या होगी, इस लाइन के पैरेलल भी होगी और इसका हाफ भी होगी। क्लियर है। तो बेटा ध्यान से देखोगे तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर। तो ऐसा सिनेरियो बन जाएगा। तो बेटा आपको FBD और DEF, FBD DEF मतलब पहला और दूसरे को सिमिलर करके दिखाना है। ठीक है। मैं ये लिख दूंगा कि FE पैरेलल होगा, FE लाइन पैरेलल होगी BC के। ठीक है बेटा। उसके बाद FE अगर पैरेलल है इसके, तो उसके बाद मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली लाइन AB पैरेलल DE, AB पैरेलल DE। वैसे ही तीसरी चीज़ FD पैरेलल AC, FD पैरेलल AC। ये सारा किस वजह से है बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से है। किस वजह से है, मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर, जो हमने 9th क्लास में पढ़ी है। अब बेटा पैरेलल पार्ट तो हम जितना मर्जी ले सकते हैं, पैरेलल पार्ट हम जितना मर्जी ले सकते हैं। क्लियर। तो बेटा अब आपके पास जो ट्रायंगल है FBD और दूसरा है DEF, पैरेलल पार्ट कितना भी, तो मैं FE को BD तक पैरेलल ले लूँगा, FE को BD तक पैरेलल ले लूँगा। और दूसरी चीज़ हम लोग क्या करेंगे कि AB पैरेलल DE है, हम पार्ट पैरेलल कितने तक लेंगे, अब आपको इसके साथ दिखाता है। ये है हमारे पास ये चीज़, हम इस पार्ट को इस पार्ट के पैरेलल तक उठाएंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात। और इस पार्ट को इस पार्ट के पैरेलल तक दिखाएंगे। ठीक है, समझ गए ना। तो FE पैरेलल BD लिख दिया मैंने और AB पैरेलल जो DE है तो उसमें मैं FB पैरेलल DE तक लिख लूँगा, FB पैरेलल DE। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, FB पैरेलल DE।
इसका मतलब क्या होगा कि एफ बी डी ई एक पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया बेटा? एक पैरेललोग्राम बन गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये चीज़ है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इतनी चीज़ एक पैरेललोग्राम बना दी। क्लियर है बेटा? तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया हमारे पास। तो देखो आगे कैसे करें। तो ये लिखा जाएगा एफ बी डी ई इज पैरेललोग्राम। बेटा अगर ये पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है, तो उसके बाद ये स्टेप लिखेंगे। पहला स्टेप ये, तो इसको इसके नीचे करते हैं, इसको यहाँ से उठा के इसके नीचे करते हैं ताकि आपको पता रहे भी कौन सा स्टेप पहले किया। तो हमारे पास जो ट्रायंगल है एफ बी डी और दूसरी ट्रायंगल क्या है एफ डी ई, इसको सिमिलर करना था या डी ई एफ डी ई एक ही बात है। अब ये बोला जा सकता है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, दूसरी चीज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये कौन से हो गए? अल्टरनेट एंगल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरी चीज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? समझ गए? इंटीरियर आई एन है बेटा यहाँ पे, आई एन टी ई आर, इंटीरियर एंगल। क्लियर है बेटा सभी को? तो ये ट्रायंगल हो गई सिमिलर, एफ बी डी हो गई बेटा सिमिलर हो गई किसके? एफ डी ई के, बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर? बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं फिर। ये हमने पहला पार्ट इसका कर दिया सॉल्व। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट है इसका डी ई एफ और ए बी सी। सेकंड पार्ट है इसका डी ई एफ और ए बी सी को सिमिलर करना है, ए बी सी को। एक और चीज़ पढ़ के आया है हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम में कि इसी चीज़ को मैं फिर से बना देता हूँ, इसी चीज़ को ए बी सी, ये पॉइंट डी था और ये पॉइंट ई और इधर है आपके पास एफ। तो बेटा ये अगर सारे जोड़ दिए जाएं तो क्या बोलता है कि अगर ये सारे मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट, तो हम ये मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलते हैं कि अगर आप ये साइड लोगे और ये इसकी हाफ होगी, ठीक है, तो ये लिखा जाएगा एफ डी और ए सी का जो रेशो रहेगा और इधर डी ई और ए बी का रेशो रहेगा, डी ई और ए बी का जो रेशो रहेगा, और ऐसा ही जो रेशो रहेगा इसका और इसका, एफ ई और बी सी का रेशो रहेगा, ये क्या रहेगा 1/2। क्या रहेगा बेटा? 1:2। हर में रेशो क्या रहेगा? 1:2। तो हम ये बोल सकते हैं कि छोटी ट्रायंगल ये वाली ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर हो गई। क्वेश्चन दूसरा ये बनता है, क्योंकि अभी तक तो एनसीईआरटी में अब इतना ही है, नहीं तो ये आगे ये बना देता था क्वेश्चन कि इनके एरिया का रेशो डी ई एफ अपॉन ए बी सी का रेशो, तो वो क्या होता था इसी साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन के, डी ई अपॉन बी सी का, जैसे डी ई और जैसे एफ ई लिख लिया इसने, मान लो कोई भी साइड ले लिया, तो कोई भी एक साइड का प्रोपोर्शन ले लेना, जैसे एफ डी ए सी कुछ भी लिख लो, क्योंकि सारे क्या है 1/2 के इक्वल है। तो 1/2 का स्क्वायर जो अभी बताया था कि 1/4 होता है, वो इस तरह से होता है, पर ये अभी सिलेबस में नहीं है। पर सिलेबस में नहीं होने का मतलब क्या है कि आप तो पूछ ले, ठीक है, नहीं, क्योंकि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का रेशो तो नहीं पूछता, पर बाय चांस अगर बन गया क्वेश्चन, अगर नहीं पूछता तो ये क्वेश्चन यहाँ तक बन सकता है, ये 1 मार्क्स में बन सकता है कि इसका रेशो क्या होगा, तो इसका रेशो क्या होगा 1/2। ये किस वजह से बेटा? मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। किसकी वजह से? मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से है। तो हम ये बोल देंगे कि ये एफ डी पैरेलल ए सी हो गया और डी पैरेलल डी ओवर ए बी हो गया, एफ ई ओवर बी सी हो गया। ठीक है बेटा, तो हम ये बोल देंगे कि ट्रायंगल डी ई एफ क्या हो गया? सिमिलर हो गया किसके? ए बी सी के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी? बाय साइड 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 सिमिलैरिटी, बाय साइड 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 सिमिलैरिटी।
अब इसका और पार्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये 3 मार्क्स में ये और पार्ट में पूछा था उसने, ठीक है। सच P एंड Q आर ऑन द साइड ऑन AB एंड AC, ठीक है, AB और AC पे पॉइंट है रिस्पेक्ट सच दैट PQ इज पैरेलल टू BC। PQ लाइन है ना, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है जी। अब वो कह रहा है प्रूव दैट मीडियन AD ड्रॉन फ्रॉम A सच दैट PQ पैरेलल टू BC। अब इसकी एक कुछ लाइन शायद मिसिंग हो गई, यहाँ पे होगी, ठीक है। आर ऑन द पॉइंट रिस्पेक्ट दैट PQ इज पैरेलल टू BC, ठीक है। इधर तो कुछ है नहीं और यही सेम है ना। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। प्रूव दैट मीडियन AD, हाँ ये गिवन है, ये पॉइंट में था दम। प्रूव दैट मीडियन AD, मीडियन बेटा जहां पे गिरता है वहां पे क्या बना देता है, मिड पॉइंट। तो इसका मतलब गिवन क्या हो गया आपके पास, गिवन बेटा क्या हो गया, BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD, ये गिवन हो गया। ड्रॉन फ्रॉम A ऑन BC बाइसेक्ट PQ, बाइसेक्ट करता है PQ। टू प्रूफ क्या करना है आपको, PQ को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला हिस्सा और इस हिस्से के बराबर करना है। तो PR इज इक्वल टू आर क्यू, PR इज इक्वल टू आर क्यू हमें करके दिखाना है। और हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये PQ है इज पैरेलल टू BC, तो ये गिवन में लिखा जाएगा कि PQ इज पैरेलल टू BC। तो जो चीज़ें दी हुई थी हम लेकर इसको आगे की तरफ चल पड़े और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन ये ठीक है। तो फिर करते हैं इसका प्रूफ। देखो बेटा ध्यान से, फिर से मैं बनाता हूं ट्रायंगल आपके लिए इधर। कह रहा है ABC, ठीक है। अभी हम इतना ही ड्रॉ करेंगे, ऐसे इतने की बात की जाएगी। यहां पे पॉइंट D है, पैरेलल पार्ट, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, गिवन है ना PQ पैरेलल टू BC। पैरेलल पार्ट तो हम जितना मर्जी ले सकते हैं, मैं यहां तक लेता हूं पैरेलल पार्ट। पहले यहां पे पॉइंट क्या है P और यहां पे क्या है R। मुझे रिलेशन एक इस लाइन और एक कॉमन लाइन में निकालना है, क्लियर है, क्योंकि मुझे ये आंसर निकालना है। देखो बेटा PQ पैरेलल BC था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहली बात PR पैरेलल BD, PR पैरेलल BD। तो मैं बेटा क्या लिख सकता हूं BPT लगा के कि AR ये वाली ट्रायंगल है और ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है। ये छोटी का हिस्सा, ये बड़ी का है, तो ये हाफ बाय फुल लगा हुआ है, ठीक है बेटा। ये छोटी ट्रायंगल का है और ये बड़ी ट्रायंगल का है, तो हाफ बाय फुल लगेगा, जिसको क्रॉलरी ऑफ BPT बोलते हैं। तो हम ये लिखेंगे AR बाय AD इज इक्वल टू PR बाय BD, PR बाय BD। क्या बोला जाएगा इसको, क्रॉलरी ऑफ BPT, क्रॉलरी ऑफ BPT, ठीक है। मतलब BPT का एक और रिजल्ट है जिसपे ऐड वन ऑन बोथ साइड करके हाफ बाय फुल बनाते हैं, हाफ बाय फुल। तो ये हम फर्स्ट लिख लेते हैं। सेकंड देखो, अब इसके बाद अगर ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इस साइड की बात करूं तो मैं क्या करता हूं, पहले इस R को हल्का सा नीचे लेके जाता हूं, ठीक है। तो अगर इस साइड लाइन लगाई जाए, इस साइड, तो यहाँ पे क्या था पॉइंट है हमारे पास R। अब ये वाला पार्ट, इतनी लाइन वाला पार्ट, ठीक है, R से लेके Q तक का पार्ट, और ये वाला पार्ट पैरेलल है। तो अब हमारे पास फिर से क्या है, PQ पैरेलल किसके है, BC के है। अगर PQ पैरेलल है BC के, तो PQ हम क्या लिखेंगे, RQ, मैंने RQ तक का पार्ट ले रहा, RQ पैरेलल DC। अगर RQ पैरेलल DC है तो हम क्या लिखेंगे, AR बाय AD, फिर AR बाय AD इज इक्वल टू AR बाय AD इज इक्वल टू RQ बाय DC, RQ बाय DC, ठीक है, RQ बाय DC, क्लियर।
अब ए आर बाई ए डी ये भी क्या लिखा जाएगा, करोलरी ऑफ बीपीटी, बीपीटी। अब देखो बेटा ये हो गया आपके पास रिजल्ट सेकंड। अब ए आर बाई ए डी ऑन कंपेयरिंग, इस इधर भी है ना, ऑन कंपेयरिंग। बेटा जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ए आर बाई ए डी इधर भी है, तो हम क्या लिखेंगे, पी आर बाय बी डी इज इक्वल टू आर क्यू बाय डी सी। अब ये मीडियन जहाँ पे गिरता है वहाँ पे मिड पॉइंट बना देता है, और ये वाला हिस्सा, ये जो पार्ट है वो इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट बना रहा है। क्लियर है ना बेटा, ये क्या बना रहा है, ये पार्ट, ये वाली चीज़ इस पार्ट के इक्वल रहेगी। ठीक है, तो बी डी इज इक्वल टू, सिंस बी डी इज इक्वल टू सी डी, तो ये कट गया इसके साथ, तो पी आर किसके इक्वल हो गया, आर क्यू के। यही तो हमें प्रूफ करना था कि पी आर किसके इक्वल है, आर क्यू। पी आर इज इक्वल टू आर क्यू। ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अब है 27, ये है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है बेटा, द सम ऑफ 2 नंबर इज 18। 2 नंबर हैं, पहला नंबर अगर मैं x मान लूँ तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस एक्स। x माइनस 18 मत लिख देना। ठीक है, 2 नंबर है, पहला है दूसरा है, 2 का सम मिला के 18। अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इधर आएगा 18 माइनस एक्स लिखा जाएगा, ना कि x माइनस 18। ठीक है, क्योंकि 18 तो बड़ा है। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनका सम करना, सम किसका, इनके रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल कर दो, x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बाय एक्स। 18 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 बाय 40। अब बेटा इसका एलसीएम क्या होगा, x इंटू 18 माइनस एक्स। इसको इससे डिवाइड करोगे, x कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 18 माइनस एक्स प्लस 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स कैंसिल, x आ जाएगा 9 बाय 40। बेटा अगर इसको सॉल्व करोगे तो 18 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन x इंटू 18 एक्स माइनस x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वेयर 9 बाय 40। क्लियर है, तो ये तो कैंसिल हो गया। क्लियर है सभी को। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करोगे, पहले 18 को भी तो उड़ाई दो, क्या बचा, ये बचा 18 अपॉन, इधर करते हैं 18 अपॉन 18x माइनस का x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाय 40, यही है। अब इसकी कटिंग कर दो, 9 टू ज़ा 18, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 18x माइनस का एक्स स्क्वायर 40 मल्टीप्लाई बाय 2 80 हो जाएगा। बेटा कितना हो जाएगा 80। फिर ये इधर आ जाएगा, सारा एक साइड ले गए तो क्या लिखा जाएगा, सारा माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाके एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 18 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का 18x प्लस का 80 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वेयर 80 कैसे बनेगा, 10 इंटू 8 18 भी होता है और 80 भी होता है, माइनस का 10x माइनस का 8x, तो क्या हो जाएगा x माइनस 10। तो यहाँ से कॉपी कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो x माइनस 10। क्लियर है बेटा। x को किससे मल्टीप्लाई करो, 8x है 8 के साथ माइनस का, तो x माइनस 8 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर, समझ गए बेटा। अब बेटा तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10, दूसरी क्या होगी x की वैल्यू 8, तो दो वैल्यू रहेंगी इसकी 8 और 10, और यही आपके आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये तो आपको उसकी जीरोस बतानी है जिसकी जीरोस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। क्लियर। अब बेटा अब जीरोस ये है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यही होता है। ठीक है, तो x का स्क्वायर करोगे अगर, एक्स स्क्वायर
अल्फा सम ऑफ जीरो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है अभी, है ना, अभी ये जीरोस के हिसाब से निकालना है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, यही हुआ, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बेटा, अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, 6x² माइनस 5x प्लस 1, ये है, मुझे इसमें पुट करना है, क्लियर। अब a की वैल्यू क्या है, 6 है, b की क्या होता है फॉर्मूला, ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है। अब x² के साथ वाला a की वैल्यू ये होगी, b की वैल्यू क्या होगी माइनस का 5, c की वैल्यू क्या होगी बेटा 1 हो गई। सम ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो का प्लस कर दो, सम ऑफ जीरो माइनस b बाय ए, माइनस का b बाय ए, तो माइनस का b ये क्या आ जाएगा 5/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा c बाय ए मतलब 1/6, इतना समझ आया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, वो कैसे निकलेगा, अगर ऐसे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब पूछोगे ये कैसे आया, तो बेटा जी ये ऐसे आया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चे को पता है a² प्लस b² प्लस का 2ab, ऐसी होता है। अब प्लस का 2ab उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2ab, तो a² प्लस b² को क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। अब ये मत कह देना कोई नया फॉर्मूला, कोई नया फॉर्मूला नहीं, वहीं से बनाया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरे पास क्या है 5/6, तो 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/6, क्लियर है। तो 2 3 ज़ा 6, तो 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 माइनस 1/3, तो क्या हो गया इसका 36 एलसीएम हो गया 25। अब ये इससे डिवाइड होगा तो 12 आएगा, 12 इंटू 1 12, तो 13/36 हो गया आपका आंसर 30। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 13/36 आ गई, क्लियर है। होप आप सभी को इतना समझ आया, क्लियर है बेटा। तो हम लोगों ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू एक निकाल के रख ली है। अब किसकी निकाल ली है, अल्फा बीटा की, अल्फा बीटा जो कि क्या होता है हमारे पास c/a, और c/a की वैल्यू क्या है 1/6। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे अगर तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/36। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 1/36। इसको मैं एक इक्वेशन बना के रख लेता हूँ। और इधर वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 13/36, और ये मेरी हो गई दूसरी इक्वेशन। मैंने दोनों इक्वेशन को रख लिया, ये पहली हो गई, ये दूसरी होगी। अब मेरे पास जो फॉर्मूला था मेरी जीरोस के लिए वो ये था, क्योंकि हमारी जीरोस क्या थी अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, तो मेरे पास x² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे x प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही था, ठीक है बेटा। तो इसको लेके चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर की तरफ, और ये ऐसे अब हो जाएगा अपना आंसर। तो बेटा अभी हम लोगों ने देखा x² एज इट इज, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 13/36, x प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1/36, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला ये होता है ना k इंटू k इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, k कैन टेक एनी वैल्यू, तो k बाहर निकाल लो, ठीक है बेटा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे 36 एक्स स्क्वेयर माइनस का 13x प्लस का 1, क्लियर। तो होप आप सभी को अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, तो k कैन टेक एनी वैल्यू, तो 1/36 हमने बाहर निकाल लिया, और ये रहा हमारा रिक्वायर्ड आंसर 36x² माइनस 13x प्लस का 1। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें इज इक्वल टू 0 तो रखना नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या हो गया
दिए 36x² माइनस 13x प्लस का 1, ठीक है बेटा, प्लस का 1 हो गया, क्लियर है। और k की वैल्यू हम क्या रखेंगे, और साथ में लिखेंगे k की वैल्यू 1/36 अलग, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारा आंसर रहेगा और ये k कैन टेक एनी वैल्यू में लिखेंगे k इक्वल टू 1/36 और ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमने लिया है ट्रिग्नोमेट्री से लिया है और ये क्वेश्चन को करने का हमारे पास एक आसान सा तरीका है आपके लिए, ठीक है। 29 नंबर रहेगा, इस पे हम लोग लगाएंगे ब्रिज फॉर्मूला। ब्रिज फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab होता है। बस इससे आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि एक बार प्लस में चीज़ है, एक बार माइनस में पूछी गई है, ठीक है। तो cos थीटा प्लस 1, ठीक है। अब एक तरफ cos थीटा प्लस 1 का कुछ जुगाड़मेंट सा निकाल के भी रखते हैं। cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है बेटा, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे क्या होगा, a का स्क्वायर जब बेटा हम स्केयरिंग करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, a का स्केयर करो जी, फिर b का स्केयर करो जी, फिर उसके बाद 2ab इज इक्वल टू 1। अब साइन स्केयर प्लस कॉस स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पे a की वैल्यू कॉस थीटा रखते हैं, a की वैल्यू कॉस थीटा, b की वैल्यू साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर 2ab मतलब a की वैल्यू साइन थीटा, b की वैल्यू कॉस थीटा, और साइड 2 साइन थीटा कॉस थीटा की हमने डायरेक्ट वैल्यू बना के रखी हुई है एक साइड में। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये तो 0 हो गया। और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दिया मैंने बेटा, नहीं तो फिर करते जाना सॉल्व बैठ के, इजी क्वेश्चन बना दिया आपके लिए, ठीक है। अब इसके बाद अब ये क्या होगा, a माइनस बी का हो a इसके, एक मिनट यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का नहीं, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन, आप करके देख लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस करना। तो आप देखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। जब साइन सारे हटेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओ हो, तो यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे क्या लिखना था हमें, 4, यहाँ भी 4 लिखना था, ठीक है। पर 4 लिखो चाहे जो मर्जी लिखो, आंसर तो थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, सॉरी बेटा। यहाँ पे आना था 4, तो हम क्या बोलते कि ये जो चीज़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 था, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 0/2 0। वैसे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 0 पुट की जाएगी, 4 × 0, ये तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देखो ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये सारा हो गया आपका कैंसल, इज इक्वल टू क्या आ गया, 4ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, क्लियर। अब देखो, अब सही आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस का था, उधर आके क्या हो गया, प्लस का। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1, और साथ में क्या लगेगा, प्लस माइनस। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा,
1 के इक्वल, ±1 के बराबर, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, थोड़ी सी गलती हो गई थी, a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर, 2ab नहीं 4ab। ठीक है, और किस तरह से आया वो भी आपको साइड में मैंने बताया। क्लियर है, तो इसको यहाँ से हटा लो पहले, ये हमने आपको सिखाया था, और बाकी तो चीज़ें काम की हैं, जैसे ये चीज़ थी आपके काम की। ठीक है, 4 ये, ठीक है, तो 4 × 0 ये हमने बना लिया था रिजल्ट। क्लियर है, तो बेटा ये था आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट 30 नंबर। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है फाइनल में। बेटा टोटल एक हमारे पास जब एक बार घूमती है घंटे वाली से, मिनट हैंड जब घूमती है तो 1 घंटे में 60 मिनट में एक चक्कर उसका कंप्लीट होता है मिनट हैंड वाली का। ठीक है, तो 60 मिनट में वो कितना एंगल बनाती है, 360 डिग्री बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 60, तो ये कितने हो गया, ठीक है 6, कितना हो गया 6 हो गया। तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री बनाती है। कितने डिग्री, 6 डिग्री। वैसे ही याद रखा करो, 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 35 मिनट में कितना बनाएगी, मल्टीप्लाई बाय 35 कर दो, 6 × 35, 18 3 की 210, तो कितने डिग्री बनाएगी, 35 मिनट में 210 डिग्री बनाएगी। ठीक है, ठीक है, तो अब उसके बाद क्या बोला है, वो कितना, फाइंड द एरिया, एरिया वो कितना स्वेप्ट करेगी 35 मिनट में। मान लो पहले वो यहाँ पे है, ठीक है, मिनट हैंड वाली सुई, बाद में वो यहाँ पे पहुँच गई, तो ये कितना एरिया बनाएगी। तो ये क्या हो जाता है, ये चीज़ क्या है, सेक्टर है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर, पहले वाला कर रहे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, θ/360 πr², θ/360 πr²। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 210, 210 है, 360 ये मल्टीप्लाई बाय पाई 22/7। आर की वैल्यू, बेटा आर की वैल्यू, और ये कितने मीटर लंबी है सुई, 18, कितने मीटर बेटा, 18 मीटर लंबी है। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये कट गया इसके साथ। ठीक है, तो ये 3 12 और 3 7 पे, ठीक है 7, फिर 7 से कैंसिल हो गया, फिर 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 11 पे, तो 33 × 18 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 594 सेंटीमीटर स्क्वायर, 594 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब इसी का और वाला पार्ट हम लोगों ने करना है। ये इजी क्वेश्चन तो है, पर ये कैलकुलेशन वाला होता है, और यही क्वेश्चन पिछली बार भी आया था बोर्ड के एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन तो बनता ही है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है बेटा, तो ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, सेंटर एट ओ, ए ओ बी 60 डिग्री, ए ओ बी कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। ओ ए की वैल्यू 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पहली बात तो माइनर सेगमेंट इस पार्ट को बोलेंगे, तो ये कैसे निकलेगा, ये चीज़ कैसे निकलती है, इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट बेटा ये कैसे निकलता है, अगर मैं इस सेक्टर में से, क्या ये जो चीज़ है माइनर सेक्टर में से क्या माइनस कर दूं, ट्रायंगल, क्या माइनस कर दे बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया इसका थीटा, ये हो गया आर, ये हो गया इसका थीटा, और ये हो गया इसका आर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 πr²। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ½ r² sin थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री बाय 360, पाई की वैल्यू उसने कहा है कि
सॉरी √3 ये यूज़ करना, पाई का वैल्यू तो लिखा नहीं, क्योंकि नहीं भी लिखा हो तो मैं 14 यूज़ करूँगा, 22/7 यूज़ करूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है 14 है, ठीक है। हाफ आर का स्क्वायर, आर कितना फिर 14 × 14, क्लियर, समझ गए मेरी बात। अब इसके बाद साइन थीटा, थीटा कितना है मेरे पास 60 डिग्री। अब बेटा जो कटिंग होती है 7 2 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/6 हो गया, 1/6 हो गया। तो फिर ये 2 3 हो जाएगा। अब मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगा, ऐसा करता हूँ 14 बाहर ले लेता हूँ, 14 इसमें भी है, 14 इसमें भी है, तो 14 अगर बाहर निकाल रहे अंदर क्या रह जाएगा 22/3, और तो नहीं कुछ रहता, माइनस अब 7 यहाँ पे आ गया, साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2, ठीक है बेटा। तो इसको ऊपर लेके चलते थोड़ा सा। अब 14 22/3, 3 7 पे 21 हो जाएगा। कुछ कटिंग तो कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी कटिंग नहीं हो रहा। 3 7 पे 21.10, तो 10 3 3 ज़ा 9, फिर 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, इतने डिजिट पे निकाल के रखते हैं। 7 × 1.73/2, ठीक है। तो 14 7.33 में से माइनस, तो पहले इसको इसके मल्टीप्लाई कर दो, 7 ये 21 हो जाएगा, 7 49 51, 7 7 5 12, तो 12.1111। तो इसमें से इसको करोगे 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 6.05। तो इसमें से इसको माइनस करोगे 14, 1 ये हो गया आपका 7.33 में से 6.05 उड़ाना है ना, तो यहाँ तक ले लो, ठीक है बेटा। तो आपका कितना हो जाएगा ये ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 13 में से 5 जाएंगे 8, 1.28, तो 14 × 1.28 आपका आंसर हो जाएगा। तो 14 × 1.28, 128 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 चौके 32 हो गया आपके पास, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 4 एकम 5, तो 128, तो 2 8 1 9 5 2 7, तो 17.92, ठीक है। कैलकुलेशन करने का आपका अपना सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते भी, किस तरह से भी आप आंसर निकालो बस 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है 31th क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए है और ये आप सभी को आता है। लेट √3 इज रैशनल, ठीक है। अगर ये रैशनल है तो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q, ये आप सभी को पता है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड दे हैव नो कॉमन फैक्टर, दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है बेटा। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे जब √3 की जगह क्या लग जाएगा 3 P² Q², जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तो P² = 3Q²। अब ये मल्टीप्लाई नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड, तो आप ये बोलोगे कि P² है इज डिविजिबल बाय 3। बेटा अगर P² डिविजिबल बाय 3 है तो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो P = 3m लिख देंगे। ये तो आप सभी को स्टोरी पता है कि ये डिविजिबल है तो P इज कुछ मल्टीपल होगा। जैसे मैं बोलूँ कोई चीज़ 7 से डिवाइड होती है, आप कोई भी नंबर सोचो, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ऐसा नंबर सोचना 7 से डिवाइड होने वाला है, तो मैं बोल दूंगा K = 7 भाई।
अब आप यहाँ पे जो नंबर सोचोगे, जैसे तुमने 42 सोचा तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे 6 आएगा, तुम 84 सोचोगे तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे 12 आएगा। मैंने एक इक्वेशन बना के आपको दे दी कि आप उस अकॉर्डिंग पुट करते हैं ना, आंसर आता जाएगा। ठीक है बेटा, तो फिर करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे बेटा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे जब, तो फिर पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9m का स्क्वेयर। तो पुट फर्स्ट, किसको पुट करेंगे बेटा? फर्स्ट को पुट कर लेंगे। तो फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा? 3q स्क्वेयर। 3q स्क्वेयर इज इक्वल टू 9m स्क्वेयर। बेटा 3 3 जा 9, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई, नीचे फिर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हम ये बोलेंगे क्यू स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या है? क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर क्यू भी डिविजिबल है तो पी और क्यू का कॉमन फैक्टर हो गया। तो पी और क्यू का कॉमन फैक्टर हो गया, क्या हो गया? 3। सो पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर 3। पर हमने क्या सोचा था? कॉमन फैक्टर क्या होगा? नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ये तो गलत हो गया ना, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमारी सपोजिशन क्या होगी? आवर सपोजिशन इज, हमारी सपोजिशन रॉन्ग होगी। सो √3 इज इररेशनल। क्या होगा ये? इररेशनल। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हो गया यार, आज का काम तो खत्म। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आप सभी को सिखाए मैंने। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर एंड जय हिंद दोस्तों।